साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि इरिगेशन मैनेजमेंट की। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द इरिगेशन सिस्टम्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन से स्पष्ट है, design, equipment and the technique of replenishing the soil water deficit by applying irrigation water is referred as irrigation system। अर्थात मृदा में जल की पूर्ति हेतु जब जल देने की क्रिया में किसी तकनीकी यंत्रों एवं योजना का समावेश किया जाता है तो इसे सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। सिंचाई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि जड़ क्षेत्र में, फसलों की जड़ क्षेत्र में एक समान पानी का वितरण करना और जल की दक्षता को बढ़ाना। हमारे भारत देश में कई प्रकार के सिंचाई की व्यवस्था प्रचलित हैं जो कि उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख है, पहला है ग्रेविटी इरिगेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण जल सिंचाई व्यवस्था। दूसरा है टैंक इरिगेशन सिस्टम अर्थात तालाब सिंचाई व्यवस्था। तीसरा है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, जिसमें किसी सोर्स से पानी को किसी इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल के माध्यम से जो है पानी को लिफ्ट किया जाता है और खेतों तक पहुंचाया जाता है। सरफेस इरिगेशन सिस्टम, जिसमें सतह पर जल देने की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है सबसरफेस इरिगेशन सिस्टम, जिसमें भूमि के अंदर जड़ क्षेत्र में जो है सिंचाई देने की व्यवस्था की जाती है। एंड आखिरी में है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसमें कि सूक्ष्म बूंदों के रूप में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर की सहायता से हम सिंचाई व्यवस्था करते हैं। तो यह जो कुछ सिंचाई व्यवस्थाएं हैं जो कि हमारे भारत देश में प्रचलित हैं। अब इसमें से हम एक एक करके देखते हैं। पहला है ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम। ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम में पानी जो है वह भूमि के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम का उपयोग करते हुए जो है फसलों को दिया जाता है। यह सिस्टम दो प्रकार का होता है, पहला है पेरेनियल और दूसरा है इनोंडेशन। पेरेनियल सिस्टम वह सिस्टम होता है, ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम का वह सिस्टम है जिसमें कि किसी रिजर्वायर या बड़े क्षेत्र में जो है ये बरसात या वर्षा के जलों को एकत्रित किया जाता है और फिर किसी डायवर्शन के माध्यम से अर्थात वहां से नहर वगैरह की निकासी करके जो है ये फसलों तक शेष मौसम में पानी प्रदान करने की प्रक्रिया की जाती है। दूसरा है इन्यूंडेशन या बाढ़ सिंचाई व्यवस्था। इस प्रकार के सिस्टम में जो बाढ़ का फालतू पानी होता है उसको किसी जगह पे एकत्रित किया जाता है और या एकत्रित ना करके उसको सीधे ही फसलों के क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था को इनोंडेशन ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। अगला है टैंक इरिगेशन सिस्टम। टैंक इरिगेशन सिस्टम यह भारतवर्ष में प्रचलित सिंचाई की प्रमुख विधि होती थी जो कि अभी तक प्रचलित है। इसमें किसी बड़े क्षेत्र में खुदाई करके वहां पर चारों ओर मेड़ बना दी जाती है ताकि उस खुदे हुए क्षेत्र में वर्षा का जल या जो रन ऑफ के द्वारा या अफवाह का जो पानी आ रहा है उसको एकत्रित किया जा सके या फिर उसमें किसी नहर या नदी के माध्यम से पानी को भरा जा सके और फिर इस भरे हुए पानी का उपयोग जो है हम बाद में सिंचाई के रूप में कर सकें। तो यह भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है सिस्टम टैंक और दूसरा होता है नॉन सिस्टम टैंक सिस्टम। सिस्टम टैंक के अंतर्गत जो ऐसे टैंक होते हैं वह किसी सोर्स से जुड़े हुए होते हैं अर्थात नदी, नहर या नाले से जुड़े हुए होते हैं और इसमें नदी, नालों और नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। साथ ही रन ऑफ का पानी भी इसमें एकत्रित होता है, वर्षा का जल भी एकत्रित होता है और इसका उपयोग जो है क्रॉपिंग पीरियड के दौरान सिंचाई जल देने में किया जाता है। दूसरा आता है नॉन सिस्टम टैंक। इस प्रकार के टैंक में यह किसी सुनिश्चित पानी के सोर्स से जुड़े हुए नहीं रहते हैं और केवल सरफेस रन ऑफ द्वारा जो पानी आ रहा है वही इन टैंकों में एकत्रित होता है और वर्षा का जल एकत्रित होता है जिसका का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तीसरा है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम ए रिजर्वायर, रिवर, कैनाल, वेल बाय यूजिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर टू इरिगेट द फील्ड। अर्थात जब किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग करके रिजर्वायर या नदी,
नालों, नहर, ट्यूबवेल या कुएं इत्यादि से पानी को उठाकर फसल क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। यह जो है भारतवर्ष की पुरानी प्रचलित पद्धतियां हैं। आधुनिक पद्धतियों के अंतर्गत आता है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत पानी जो है फसलों तक सूक्ष्म रूप से दिया जाता है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम प्रणाली जो है वह प्रमुख है। अब हम चर्चा करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन की। द मैनर इन विच इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ए इरिगेशन मेथड। अर्थात फसलों में या हमारे खेतों में या फसल क्षेत्र में जल देने की क्रिया जिस विधि के द्वारा की जाती है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, या जल देने की क्रिया के लिए जिस विधि का उपयोग किया जा रहा है उसे इरिगेशन मेथड कहते हैं। जैसे कि सरफेस इरिगेशन मेथड, इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि पहला है फ्लड इरिगेशन मेथड, फरो इरिगेशन मेथड, बॉर्डर इरिगेशन मेथड, चेक बेसिन मेथड। तो ये सारी विधियां हैं जिसके की द्वारा जो है फसल क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसका भी मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी फसलों को एक समान पानी का वितरण करना, दूसरा जो है जो भी इनपुट्स हम उपयोग में ला रहे हैं उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना और सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन करना। तो कई सारी विधियां होती हैं जो कि अपनाई जाती हैं सिंचाई देने के लिए। हम जो भी विधि अपनाते हैं वह उन विधियों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से होता है। पहला है वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द फील्ड अकॉर्डिंगली टू क्रॉप नीड। अर्थात फसल की मांग के अनुरूप जो है वह हमारे खेतों में जल का एक समान वितरण करना, यह हमारी जो भी विधि अपना रहे हैं उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा होता है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड वाटर इज स्टोर्ड इन द क्रॉप रूट जोन। सिंचाई विधि का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो भी हम जल प्रदाय कर रहे हैं उसका अधिकतम से अधिकतम हिस्सा जो है वह रूट जोन में एकत्रित हो ताकि उसको फसलें एब्जॉर्ब कर सकें। तीसरा है क्रॉप ग्रोथ इज फेवरेबल अफेक्टेड। सिंचाई विधि का मुख्य उद्देश्य एक यह भी होता है कि जो भी हम सिंचाई विधि अपना रहे हैं वह फसल की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाले, उसका फसलों के ऊपर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न हो। नेक्स्ट है सॉइल लॉसेस आर नेग्लिजिबल। जो भी विधि हम अपना रहे हैं उससे सॉइल का इरोजन नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें सिंचाई की ऐसी विधि अपनाना चाहिए, या सिंचाई विधि का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि सॉइल का इरोजन के रूप में लॉसेस ना हो। लास्ट है द टेक्निक यूज्ड इज इकोनॉमिकली साउंड एंड अडॉप्टेड एट फॉर्म। वह जो भी हम विधि अपना रहे हैं वह आर्थिक दृष्टिकोण से उचित होना चाहिए और एक फार्मर द्वारा अडॉप्ट की जानी चाहिए। अर्थात ऐसी तकनीक ना हो कि किसान उसको आसानी से ना अपनाए या किसान के बस के बाहर की बात हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंचाई की कई सारी विधियां हैं, लेकिन इन विधियों का मुख्य उद्देश्य ये होता है। ये जो सिंचाई की विभिन्न विधियां हैं, यह कौन सी विधि अपनाई जाए यह कई प्रकार के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की पूर्ति कैसी है, भूमि की टोपोग्राफी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, क्रॉप कौन सी लगाई जा रही है, कल्टीवेशन किस तरीके से किया जा रहा है इत्यादि। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी विधि अपनाना चाहिए। तो जितने भी सारे फैक्टर्स हैं इनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी क्रॉप लगाई जा रही है, उसकी कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है, क्लाइमेट कैसा है, वहां पर रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना होता है, विंड वेलोसिटी कैसी होती है, भूमि की टोपोग्राफी कैसी है, वाटर कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल अर्थात जल में पानी का स्तर कैसा है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि हम कौन सी विधि अपनाएं। फील्ड की साइज कितनी है, और फिर जो हम सिंचाई की विधि अपना रहे हैं उसका मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे किया जा सकता है। दूसरा फैक्टर आता है
ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंतर्गत भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लेबर एंड मैनेजमेंट स्किल्स। कुछ सिंचाई ऐसी होती हैं, सिंचाई की विधियां होती हैं जिसमें कि श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ सिंचाई विधियां ऐसी होती हैं जिसमें कि प्रारंभ में अधिक श्रम लगता है लेकिन बाद में श्रम कम लगता है। तो श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर भी सिंचाई की कौन सी विधि अपनाई जाए यह निर्भर करता है। फिर आता है मैनेजमेंट स्किल। सिंचाई देने के लिए कुछ स्किल की आवश्यकता होती है। यदि यह स्किल मौजूद है तो हम सिंचाई की वह विधि अपना सकते हैं। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन में हमको ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। तो यदि वह अवेलेबल है तो हम सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन मेथड अपना सकते हैं। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। सिंचाई की वह विधि जो है वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, उसकी कितनी कीमत होती है, किसान के बस में है कि नहीं है, ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं कि हम सिंचाई की कौन सी विधि अपनाएं। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, हर किसान इसे आसानी से अपना नहीं सकता, जबकि यह बहुत अच्छी विधि होती है। कैपिटल एंड एनर्जी कॉस्ट इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है उसकी तुलना में हमें कितना लागत लगानी पड़ रही है, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि डिसाइड करता है कि हमें सिंचाई की कौन सी विधि अपनाना चाहिए। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए सिंचाई की कई सारी विधियां जो है अपनाई जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विधि हर जगह पे अपनाई जाए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है अलग अलग होने के कारण जो है कई जगह पे एक समान फसल होते हुए भी अलग अलग सिंचाई की विधियां अपनाई जाती हैं। जो भी सिंचाई की विधि, बेसिकली देयर आर 3 मेन वेज ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर। सिंचाई जल देने की मुख्यतः 3 क्रिया विधि होती हैं। पहला है रन द वाटर ओवर द सॉइल सरफेस एंड अलाउ इट टू इनफिल्ट्रेट, नोन एज सरफेस इरिगेशन। पहला है हम भूमि पर जल को बहने देते हैं और इसको जो है जड़ क्षेत्र में इनफिल्ट्रेट होने देते हैं, जो कि जैसा कि हम सरफेस इरिगेशन मेथड में करते हैं। दूसरा होता है स्प्रे द वाटर इनटू द एयर एंड अलाउ इट टू फॉल ऑन द प्लांट्स एंड सॉइल एज स्टिमुलेटेड रेनफॉल, नोन एज स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस क्रिया विधि में हम जो है वर्षा के जल को या सिंचाई के जल को जो है हम हवा में उछालते हैं और उसको जो है पौधों पर और भूमि पर गिरने देते हैं, जैसे कि वर्षा के दौरान में होता है, तो हम इसे कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तीसरा होता है अप्लाई द वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, नोन एज ए ड्रिप और सब इरिगेशन। इस क्रिया विधि में जो है रूट जोन के समीप या रूट जोन में डायरेक्ट जो है जल दिया जाता है, जैसे कि ड्रिप और सब इरिगेशन मेथड से किया जाता है। तो कई प्रकार के इरिगेशन मेथड प्रचलित में होते हैं। इनको अध्ययन की सुविधा के अनुसार निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जितने भी इरिगेशन मेथड हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार के होते हैं: सरफेस इरिगेशन मेथड, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड के अंतर्गत कई सारी मेथड्स अपनाई जाती हैं या कई प्रकार की विधियां होती हैं, जैसे कि फ्लडिंग, चेक बेसिन, बॉर्डर और फरो इरिगेशन मेथड। इसमें जो है बेसिन जो है 2 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर बेसिन मेथड और रिंग बेसिन मेथड। इसी तरह बॉर्डर इरिगेशन मेथड भी 2 प्रकार की होती है, स्ट्रेट और कंटूर इरिगेशन बॉर्डर मेथड। फिर फर्रो इरिगेशन मेथड भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, डी फर्रो और कॉरुगेटेड फर्रो। अगेन जो है डी फर्रो और कॉरुगेटेड फर्रो कई प्रकार की मेथड्स होती हैं, जिसमें लेवल डी फर्रो मेथड, कंटूर फर्रो मेथड, ग्रेडेड फर्रो मेथड। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड में भी कई प्रकार की मेथड होती हैं, सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड, ओवरहेड ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसी तरह से स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड भी कई प्रकार के होते हैं, माइक्रो इरिगेशन मेथड, ओवरहेड इरिगेशन मेथड, रेनगन और सेंट्रल पिविट इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे सरफेस इरिगेशन सिस्टम की।